हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। आज फरवरी की लास्ट क्लास हम लोग करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। 25 से लेके 29 फरवरी तक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फरवरी का लास्ट वीडियो होगा ये। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। आरबीआई हैज़ रिसेंटली अनाउंस दैट द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट rupee export credit was extended by the government of India till which date with an addition allocation of rupees 2500 crores। ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना यानी कि आईईएस को 2500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन के साथ किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जून 2024 ऑप्शन नंबर ए। 30 जून 2024 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 जून 2024 तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। किस स्कीम को बढ़ा दिया गया है? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग ध्यान रखना, एक डेट याद रखना, ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम वाली कि किस डेट तक बढ़ा दिया गया है। दूसरा ये अमाउंट आप लोग याद रखना 2500 करोड़ रुपए वाला, ये भी पूछा जा सकता है। ये दो तीन चीज़ आप लोग यहाँ पे अभी याद रखना। ठीक है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जिससे कि एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को, टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी ये स्कीम है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है इसको जो है 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपको पता होगा। इसके साथ साथ 2500 करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन भी किया गया है फंड का, यानी कि 2500 करोड़ रुपए और इसके लिए, इस स्कीम के लिए एडिशनल फंड भी एलोकेट किया गया है। और ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है इसको पहले इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बोलते थे हम लोग। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के नाम से हम लोग इसको पहले जानते थे। इंटरेस्ट में बेसिकली छूट दी जाती है और ये स्कीम जो है पहले भी कई बार एक्सटेंड की जा चुकी है। ये स्कीम पहले भी कई बार एक्सटेंड की जा चुकी है, ऐसा नहीं है कि अभी फर्स्ट टाइम जो है इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। ये स्कीम पहले से भी कई बार, एक दो बार एक्सटेंड की जा चुकी है। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, जिससे कि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम जो था 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। 1 अप्रैल 2015। पीडीएफ में पूरी डिटेल में भी मैं दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे भी एक मोटा मोटा ओवरव्यू लीजिए। 1 अप्रैल 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था ये स्कीम? ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, हालांकि पहले नाम इसका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम था, 1 अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? एक्सपोर्टर जो कि चीज़ों को निर्यात करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातकों को रुपए में, डॉलर में नहीं, ध्यान रखना, एक्सपोर्टर्स को रुपए में प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि निर्यात ऋण प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर से सुनो आप लोग, एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक, एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक, निर्यातकों को रुपए में, डॉलर में नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, निर्यातकों को रुपए में प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट, शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, निर्यात ऋण प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को 2015 में 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। इनिशियली ये जो स्कीम थी 5 साल के लिए ही थी। इनिशियली ये स्कीम 5 सालों के लिए था, यानी कि 31 मार्च 15/5/20 2020 तक के लिए ही ये था। फिर इसे 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, फिर कोविड वगैरह आया था तो एक्सटेंड कर दिया गया था। अभी फिर से एक्सटेंड करके इसे 30 जून 2024 कर दिया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आरबीआई के द्वारा विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक हैं, जिसको कि हम लोग ये भी कह सकते हैं नॉन पब्लिक सेक्टर बैंकों के माध्यम से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके तहत आरबीआई जो है इसको बेसिकली विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंक और नॉन पब्लिक सेक्टर बैंकों के माध्यम से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। उन्हीं के माध्यम से ये जो है क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। आरबीआई और डीजीएफटी के द्वारा ज्वाइंटली इस स्कीम को मॉनिटर किया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आरबीआई एंड डीजीएफटी,
DGFT यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये DGFT का फुल फॉर्म हो गया। DGFT और RBI इन दोनों के द्वारा मिलकर इस स्कीम को जो है ज्वाइंटली मॉनिटर किया जाता है। इसके एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे हम लोग और जानते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांस हैं, अगर यहाँ से कुछ बनता है तो ये हो जाएगा कि जो भी बैंकें निर्यातकों को रेपो रेट से 4% से अधिक, जो भी बैंकें निर्यातकों को रेपो रेट से 4% से अधिक की औसत दर पर लोन देंगे, उन्हें इस योजना के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो ये 4% वाला अमाउंट भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ ये भी आप लोग याद रखना। और अभी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट किसके लिए कितना कितना है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रेट वगैरह नहीं पूछा जाता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ज़रूरी नहीं है कि किसके लिए कितने HS के लिए क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, MSMEs के लिए क्या इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। वो चीज़ें पूछी नहीं जाती एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। हालांकि PDF में थोड़ा सा इन डेप्थ में दे दूंगा, PDF में थोड़ा सा इन डेप्थ में आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थी वो चीज़ें आपको बता दिया मैंने, यहाँ पे पढ़ा दिया। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के बारे में भी मैंने एक मोटा मोटा ओवरव्यू आइडिया दे दिया है, ठीक है। और बाकी जो भी है इसके बारे में PDF में भी थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसको जाके पढ़िएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च एन ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल फॉर antecedent verification of potential borrowers, which bank has recently collaborated with the Central Economic Intelligence Bureau CEIB? संभावित उधारकर्ताओं के पूर्व सत्यापन के लिए एक स्वचालित खोज पोर्टल लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो के साथ में सहयोग किया हुआ है, कोलेब्रेशन किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर C जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो मतलब हम लोग बात करें इसके पोर्टल की, तो बेसिकली PSBs के लिए एक पोर्टल होगा जो कि बोरोवर्स का जो बैकग्राउंड है वो चेक करेगा, जैसे कि कोई NPA वगैरह तो नहीं है। फिर से समझो आप लोग, ये जो पोर्टल होगा ना, ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल, ये जो पोर्टल का मैं बात यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ये पोर्टल बेसिकली PSBs के लिए होगा जो कि बोरोवर्स का बैकग्राउंड वगैरह चेक करेगा। जो भी उधार करता होंगे, जो भी उधार लेने आएंगे, उनका बैकग्राउंड वगैरह चेक करके जल्दी से बता देगा उनका कोई NPA तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें चेक करके बैंकों को बता देगा, जिससे कि प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो सके, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ भी। क्वेश्चन का ये मतलब आप लोग याद रखना कि ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल फॉर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल बोरोवर्स, व्हिच बैंक, तो बैंक का नाम याद रखना SBI और सेंट्रल इकोनॉमिक विजिलेंस ब्यूरो, इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है, ठीक है ना। क्यों कोलैबोरेशन किया हुआ है? जिससे कि एक ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल लॉन्च कर सके। ये जो ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल होगा ये क्या करेगा? एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल बोरोवर्स, जो भी पोटेंशियल बोरोवर्स होंगे उनका वेरिफिकेशन वगैरह करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको ध्यान से सुनते रहा करो, समझने की कोशिश किया करो। ऐसे नहीं कि मुरारी बापू की कथा के तरीके से सुन के चले जा रहे हो, ये सब हिसाब किताब नहीं चलेगा। पढ़ने का तरीका बदलो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। SBI और CEIB, SBI और CEIB दोनों मिलकर ज्वाइंटली इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे, जिसकी मदद से पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोरोवर्स की डिटेल्स वगैरह चेक कर लेंगे, उसके बाद टाइम से फंड का डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस पोर्टल की मदद से PSBs को टाइम से एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिल जाएगी। वो रिपोर्ट मिलने के बाद में क्या हो जाएगा कि PSBs जो है अपने काम में तेजी ला पाएंगे। अगर भाई उनको एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये जो बात हो रही है, ये मिल जाती है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनके कोई डाउट्स वगैरह नहीं रह जाएंगे, वो अपने काम में तेजी ले आ पाएंगे, उनका प्रोसेस में तेजी आएगी। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो धोखाधड़ी होती है, जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, उससे भी बचा जा सकेगा, ठीक है। तो ये इस पोर्टल का बेसिकली फ़ायदा रहने वाला है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित। नए बोरोवर्स को 50 करोड़ रुपए, सुनते रहना ये लाइनें जो बोल रहा हूँ, नए बोरोवर्स को, नए उधारकर्ता को 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक का लोन देने के लिए, या फिर जो भी
एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा ग्राहक हैं, ठीक है, नए बारोवर्स को 50 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक का लोन देने के लिए, या फिर मौजूदा ग्राहक का अकाउंट एनपीए हो जाने की स्थिति में पीएसबीज को सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि सीईआईबी से मंजूरी लेनी पड़ेगी लोन वगैरह फिर से देने के लिए। ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत आता है, उसने 13 मई 2015 और 6 नवंबर 2019 को जारी किए गए अपने दिशा निर्देश में कहा है। ये सब ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनो आप लोग। लिमिट याद रखना 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक की, ठीक है। अगर कोई नया बारोवर है उसको 50 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक का लोन देना है, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बारोवर है जिसका अकाउंट जो है एनपीए वगैरह हो गया है, उसको लोन देना है, ठीक है। इस कंडीशन में पब्लिक सेक्टर बैंक को सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा मंजूरी लेनी पड़ेगी, और ऐसा जो है, ये बात जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, उसके द्वारा 13 मई 2015 और 6 नवंबर 2019 को जारी नोटिफिकेशन में, जारी दिशा निर्देश में कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसके साथ साथ अगस्त 2022 में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ था, वो भी जानते हैं। अगस्त 2022 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर सीईआईबी यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पीएसबीज को सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में डेजिग्नेटेड एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए बोला है, जिससे कि बैंकों से इजीली कम्युनिकेशन किया जा सके, ठीक है। फिर से सुन लो इस लाइन को। अगस्त 2022 में आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर सीईआईबी सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पीएसबीज को सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में डेजिग्नेटेड एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहा है, जिससे कि बैंकों को इजीली कम्युनिकेट किया जा सके, बैंकों से इजीली कम्युनिकेशन किया जा सके, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में आप लोग अभी रिकॉल कर लीजिएगा। अक्षयकल्प फार्म एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड समुन्नति फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैव रिसेंटली साइंड एन MOU टू फाइनेंस अप टू 1500 स्मॉल होल्डर्स डेयरी फार्मर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अक्षयकल्प फार्म एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और समुन्नति फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 छोटे डेयरी किसानों को वित्त पोषित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए, बी एंड सी, यानी कि कौन कौन से 3 राज्य हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पढ़ इसलिए रहे हैं जिससे कि कोई चीज़ें करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ने छूट ना जाए। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इसमें पूछा गया है। AS राजीव, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि ये जो AS राजीव जी हैं, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फॉर्मर MD एंड CEO रह चुके हैं। फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं ये AS राजीव। इन्हें अभी विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है सेंट्रल बिजनेस कमीशन में। हाउ मच पेनल्टी हैज़ रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन द SBI फॉर contravening certain norms related to the Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014? जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए RBI ने हाल ही में SBI पर कितना जुर्माना लगाया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है 2 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
आरबीआई ने अभी हाल ही में एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 का पालन नहीं कर रहा था, उसके दिशा निर्देशों का पालन एसबीआई नहीं कर रहा था, इसलिए आरबीआई के द्वारा एसबीआई पर ये 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ साथ कैनरा बैंक का भी जिक्र कर लेते हैं। कैनरा बैंक पर भी कुछ जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। कैनरा बैंक पर 32.3 लाख रुपीस का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है, आरबीआई के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण। ठीक है, बस इतना याद रखो। कैनरा बैंक 32.30 लाख, एसबीआई 2 करोड़ रुपए, इतने का जुर्माना लगाया गया, ये याद रखो। रीजन इसका भी बता दिया गया है। इसमें कई सारे डायरेक्शंस थे, उसका पालन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी आप लोग मतलब याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजय शेखर शर्मा हैज रिसेंटली रिजाइंड एज पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड बोर्ड मेंबर ऑफ विच पेमेंट्स बैंक। विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पेटीएम पेमेंट बैंक से के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और बोर्ड मेंबर के रूप में इन्होंने मतलब उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। पेटीएम क्राइसिस के चलते हुए ये इस्तीफ़ा दिया गया है। ये चीज़ आपको पता होगी, पेटीएम पे भी थोड़ा सा आरबीआई की सख्त निगाहें हैं। ठीक है, और पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी रिकन्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है। 4 नए लोगों को 4 new members has been inducted in the board of डायरेक्टर ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है ना, 4 नए मेंबर्स को भी इसमें और मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है। वो उन मेंबर्स के नाम वगैरह हम लोग नहीं जानेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीआई हैज रिसेंटली गिव द अप्रूवल टू एचडीएफसी बैंक टू सेल हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टेक इन एचडीएफसी क्रेडिला। आरबीआई ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी क्रेडिला में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है, ये इसमें पूछा गया है। 90.01। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी क्रेडिला में अपनी 90.01% की हिस्सेदारी बेच देगा, और ये हिस्सेदारी बेचने के बाद में एचडीएफसी क्रेडिला में इसकी हिस्सेदारी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 9.99% की ही रह जाएगी। बाकी सारी की सारी हिस्सेदारी ये बेच दे रहा है एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी क्रेडिला में। विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट ओमनियम एंड एडवांस्ड ओमनी चैनल पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्रेसिव रिटेलर्स। हाल ही में किस बैंक ने प्रगतिशील खुदरा विक्रेताओं के लिए एक उन्नत ओमनी चैनल भुगतान मंच ओमनियम बनाने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ में साझेदारी किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है आरबीएल बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको जो याद रखना है ओमनियम, ये प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और आरबीएल बैंक ने इन दोनों ने पार्टनरशिप किया हुआ, ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। बस और बस प्लेटफॉर्म का नाम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ आरबीएल बैंक आप लोग याद रखो। बाकी ये है क्या, एक ओमनी चैनल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोग्रेसिव रिटेलर्स के लिए है, उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आरबीएल बैंक का यहाँ पर बात हो रहा है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है ये मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट कर बताओगे। अपनों का बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। आर सुब्रमण्य कुमार ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई। हाल ही में किस कंपनी को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी अमेजोन पे इज़ द राइट आंसर। अमेजोन पे को अभी हाल ही में आरबीआई से जो है पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला हुआ है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। हाल फिलहाल में आरबीआई ने कई सारी कंपनीज़ को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया हुआ है, उन सबके नाम आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज की इस क्लास का। हाउ मच एडिशनल स्टेक इज गोइंग टू एक्वायर बाय द आईसीआईसीआई बैंक इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में कितनी अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने जा रहा है, ये इसमें पूछा गया है। 1.41%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 1.41%। आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में 1.414% की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने जा रहा है। इससे ज़्यादा इसमें और हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। 29 फरवरी तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फरवरी महीना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फरवरी महीने से रिलेटेड जितने भी
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पीडीएफ इसकी रेडी करने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा। कुछ एक आरबीआई के सर्कुलर वगैरह हैं, वो भी मैं पीडीएफ में ऐड ऑन कर रहा हूँ, पीडीएफ में मैं वो दूंगा। कुछ एक आरबीआई सर्कुलर हैं जो वीडियो फॉर्मेट में भी बैंकिंग मास्टर 3 में हम लोग करते हैं, वहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। तो आरबीआई सर्कुलर के कुछ एक कंटेंट पे काम चल रहा है, वो जैसे हो जाता है 1 या 2 दिन के अंदर आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग किसी भी पेड कोर्सेज को परचेज वगैरह करने चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप लोग कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज को परचेज करने के लिए कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो कोर्स के FAQs को पढ़िए, उसके बाद भी अगर आपके डाउट रिजॉल्व नहीं होते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि व्हाट्सअप तक बाद में ही आइए, वहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, मेंशन कर दी गई, वहाँ से आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी अगर कुछ बचता है तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज हमें कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे। बैंकिंग मास्टर 3 में हम लोग अब गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं।